तो आज के दिन जिस सीरीज को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो काफी ज्यादा अंडररेटेड सीरीज है, मगर वहीं पर इस सीरीज का मेन कैरेक्टर और इस सीरीज की टोटल बेस और इस सीरीज का यूनिवर्स काफी ज्यादा अमेजिंग है। और उसी के साथ ही साथ आप सब लोग मंकी किंग के कैरेक्टर को अच्छे से जानते होंगे और उसी के साथ ही साथ मंकी किंग के एडवेंचर्स को हम लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, या फिर इसे आप लोग सिंपल वर्ड्स में मंकी किंग का अल्टरनेटिव यूनिवर्स भी कह सकते हो। और इस वीडियो को मैं डिफरेंट टाइम्स पर रिकॉर्ड करने के बाद एक ही वीडियो में जोड़ने के बाद अपलोड करने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को एक टाइम पर ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देखने को मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के एंड पर मुझे अप्रिशिएट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना। अनाइम टाइम मोमेंट से मैं हूँ फैजान। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की एक न्यू जर्नी को। वीडियो के शुरू में सबसे पहले हम देखते हैं दो कैरेक्टर्स एक बीच की साइड पर मैसाज करवा रहे होते हैं, जिसके साथ ही इनमें से एक कैरेक्टर को कॉल आ जाती है। और जैसे ही ये कैरेक्टर इस कॉल को पिक करता है तो ये कॉल मिस्टर पार्क की होती है। और कॉल को पिक करते ही ये कैरेक्टर मिस्टर पार्क से बात करता है, जिन दोनों के दरमियान नेशनल असेंबली में जमा करवाए हुए बिल पर बात होती है, जिस पर ये कैरेक्टर मिस्टर पार्क को बताता है कि आप लोग उस बिल का यूज करते हुए मेरी पोजीशन को काफी ज्यादा खतरे में ला रहे हो। मगर उसी के साथ ही मिस्टर पार्क इससे पैसों की बात करने लगता है और इससे मनी के थ्रू खरीदने की कोशिश करता है। जिसके साथ ही जैसे ही इन दोनों की बात मुकम्मल हो जाती है तो उसी के साथ ही ये कैरेक्टर अपने साथ मौजूद अपने फ्रेंड से बात करने लगता है। और इसी के साथ ही हमें इस बात का पता भी चलता है कि ये कैरेक्टर मिस्टर पार्क के साथ बिजनेस डील्स में इन्वॉल्व तो जरूर है, मगर उसी के साथ ही साथ ये मिस्टर पार्क को एक्सपोज करने की कोशिश भी कर रहा है। मगर जैसे ही ये लोग अपनी बातों में काफी ज्यादा खुश होते हैं और मिस्टर पार्क को टेक डाउन करने की बात कर रहे होते हैं, तो उसी के साथ ही यहाँ पर एकदम से सारा मौसम ही चेंज हो जाता है और हर जगह पर स्मोक फैलना स्टार्ट हो जाता है। और इसी स्मोक में से इन सब पर एक क्रॉस का निशान बाहर निकलकर इनकी तरफ बढ़ने लगता है। जिसके साथ ही नेक्स्ट व्यू में हम देखते हैं मिस्टर पार्क के व्यू को, जो कि अपनी सेक्रेटरी से बात कर रहा होता है। और उसी के साथ ही अपनी सेक्रेटरी से कहता है, हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन को 2 आवर्स के बाद मीडिया के सामने रिलीज कर देंगे। ये सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है। जिसके साथ ही हम मिस्टर पार्क के हैंड की बैक पर उसी मार्क को देखते हैं, जिसको कि अभी अभी ही हमने कुछ देर पहले देखा था। और उसी के साथ ही साथ मिस्टर पार्क के सामने एक पेंटिंग भी मौजूद होती है, जिसमें कि माइथोलॉजी के काफी ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं। और इसी के साथ ही मिस्टर पार्क कहता है, हमारे पास टाइम मौजूद नहीं है। जिसके साथ ही नेक्स्ट व्यू में हम दोबारा से उसी आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर वो कैरेक्टर मौजूद था जिसने अभी अभी ही मिस्टर पार्क से बात की थी। मगर यहाँ पर हमें एक बहुत ही बड़ा क्रॉस का निशान देखने को मिलता है और इसी के साथ ही इस आइलैंड की हालत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी होती है। तो ये सीरीज एक्शन बेस होने के साथ साथ थ्रिलर और सस्पेंस में भी आती है, जो कि अपने साथ साथ काफी ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ जाती है जो कि आपको काफी हैरान भी कर सकते हैं। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं एक चाइल्ड को, जो कि हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर है। और उसी के साथ ही उसके ग्रैंडपा उससे कहते हैं, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हारे ऊपर कोई हार्ड टाइम आता है तो तब के वक्त तुम्हें सबसे ज्यादा स्माइल करने की जरूरत होती है। आखिरकार तुम्हें स्कूल में दाखिला मिल चुका है और तुम्हें इस बात का प्रॉमिस मेरे साथ करना होगा कि तुम दिल लगाकर अपनी स्टडी में ध्यान दोगे। तुम्हारे लिए स्टडी करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसके साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर के ग्रैंडपा वहाँ से जाने लगते हैं और उनके जाने पर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा सैड होता है। मगर उसी के साथ ही इसका सपना खत्म हो जाता है और ये अपनी स्लीप से बाहर आ जाता है। मगर जैसे ही ये उठकर टाइम देखता है तो ये काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है, जिसकी वजह से ये घर से अपनी बाइसिकल पर जल्दी से निकल पड़ता है। और इस बात के लिए काफी ज्यादा परेशान होता है कि मैं आज के दिन इतना लेट क्यों उठा हूँ। आज के दिन मुझे जल्दी उठना था। मगर रास्ते में इसके साथ काफी ज्यादा फनी इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर आज के दिन जल्दी में होता है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं सिटी के एक व्यू को, जहाँ पर न्यूज में हमें ये देखने को मिलता है कि गॉड ऑफ हाई स्कूल का एग्जाम आ रहा है, जिसमें हर तरह के मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट होने वाले हैं। और ये न्यूज पूरे सियोल में फैल रही होती है और उसी के साथ ही साथ पूरे सिटी के स्टूडेंट्स और काफी ज्यादा लोग इस टूर्नामेंट को देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं। और हर जगह पर सिर्फ इसी टूर्नामेंट की बात हो रही होती है, जिसका मतलब ये है कि ये टूर्नामेंट काफी ज्यादा पॉपुलर टूर्नामेंट है। जिसके साथ ही हम एक शॉप पर देखते हैं एक और कैरेक्टर को, जो कि आल्सो अपनी जॉब मुकम्मल करने के बाद वहाँ से बाहर आ जाता है। और ये हमारी सीरीज का सेकंड मेन कैरेक्टर है। मगर जॉब के बाद इसे इसकी मर्जी के पैसे नहीं मिलते,
और हमारे सेकंड मेन कैरेक्टर को पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है, जो कि हम सीरीज में आगे जानेंगे। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कुछ और फाइटर्स को जो कि गॉड ऑफ हाई स्कूल में क्वालिफाई ना होने की वजह से काफी ज्यादा परेशान होते हैं। मगर मेन रीजन इन सब की परेशानी के पीछे ये होती है कि इस टूर्नामेंट में मौजूद काफी ज्यादा लोग तो ऐसे हैं जो कि पॉपुलर भी नहीं हैं और उनकी मार्शल आर्ट्स को कोई भी नहीं जानता। जिसके साथ ही इन सब के सामने एक और भी एक गर्ल अपीयर होती है जो कि इस सीरीज की थर्ड मेन कैरेक्टर है और आते ही इन सब से अरीना हाल का रास्ता पूछने लगती है। मगर इसकी क्यूटनेस को देखते हुए ये सब लोग उस पर लट्टू हो जाते हैं और इसे रास्ता बताने के लिए भी तैयार हो जाते हैं और उसी के साथ ही साथ हमारी मेन कैरेक्टर भी इनके मसल्स पर लट्टू हो जाती है। जिसके साथ ही हम वापस आते हैं अपने फर्स्ट मेन कैरेक्टर पर जो कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अरीना हाल की तरफ जा रहा होता है। मगर उसी के साथ ही उसके सामने एक चोर किसी का बैग चुरा लेता है और रॉन्ग साइड से बाइक चला रहा होता है। जिसे देखते ही हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही ये देखता है कि उस थीफ ने एक ओल्ड वुमेन का बैग चुराया है तो उसी के साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा सैड हो जाता है और उस ओल्ड वुमेन की हेल्प करने के लिए इस थीफ का पीछा करने लगता है। और काफी ज्यादा देर की स्ट्रगल करने के बाद दोबारा से काफी ज्यादा फनी इंसिडेंट्स का सामना करने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही इस थीफ के पास आता है तो अनएक्सपेक्टेडली हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम जिन मोरी होता है वो हमारी सीरीज की थर्ड मेन कैरेक्टर मीरा यू के सामने आ जाता है। और इन दोनों की सबसे पहली मीटिंग ऐसे होती है जहाँ पर मीरा उन सब लोगों के मसल्स को लेकर काफी ज्यादा क्रेजी हो चुकी होती है। मगर उसी के साथ ही जिन मोरी अपनी बाइसाइकिल के साथ आकर मीरा यू के साथ टकरा जाता है और मीरा यू की इसकी वजह से ग्लासेस भी टूट जाती हैं। जिसके साथ ही जिन मोरी जल्दी में होने की वजह से मीरा यू को सिर्फ हल्का सा सॉरी बोलकर वहाँ से निकल पड़ता है। मगर उसी के साथ ही मीरा यू इस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और जिन मोरी को वहीं पर रोक लेती है और जिन मोरी की अच्छी खासी पिटाई भी करती है। जिसके बाद मीरा जिन मोरी से ये पूछती है कि वो इतनी जल्दी में बाइसाइकिल क्यों चला रहा था। जिस पर जिन मोरी उसे अपनी सारी स्टोरी बताता है और उसे ये बताता है कि कैसे वो एक थीफ का पीछा कर रहा था। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं उस थीफ को जो कि काफी ज्यादा खुश होकर इस पर्स को चुरा कर जा रहा था और उसे यही लग रहा था कि शायद से उसने जिन मोरी से अपनी जान छुड़वा ली है। मगर जैसे ही ये थीफ दोबारा से बैक ग्लास में देखता है तो अभी के लिए जिन मोरी और मीरा यू दोनों एक साथ मिलकर इस थीफ का पीछा कर रहे होते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं अपने सेकंड मेन कैरेक्टर को जिसका नाम हान दाइवी है जो कि सॉन्ग सुनता हुआ यहाँ से काफी ज्यादा रिलैक्स होकर जा रहा होता है। मगर जैसे ही जिन मोरी और मीरा यू उसके पास से गुजरते हैं तो वह इन पर ज्यादा ध्यान दिए बिना वहाँ से खामोशी से चला जाता है। जिसके साथ ही हम वापिस आते हैं थीफ के व्यू पर जो कि जिन मोरी और मीरा यू से बचने की कोशिश कर रहा होता है। मगर जैसे ही मीरा यू उस पर अटैक करने की कोशिश करती है तो मीरा यू अपनी गलती की वजह से ही दोबारा से एक फनी इंसिडेंट का शिकार हो जाती है। मगर जैसे ही थीफ को ये लगता है कि वो जिन मोरी और मीरा यू से बच चुका है और अभी के लिए वो इस पर्स के साथ जाकर अच्छी पार्टी करने वाला है तो उसी के साथ ही हान दाइवी उसके सामने आ जाता है और उसे बहुत ही अच्छा पंच देते हुए रोक लेता है। और जो काम जिन मोरी और मीरा यू एक साथ मिलकर नहीं कर पाए हान दाइवी अकेला ही वो कर लेता है। और इसी के साथ ही इन तीनों की फर्स्ट मीटिंग होती है जिसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं ये तीनों एक साथ मिलकर गॉड ऑफ हाई स्कूल में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही ये लोग गॉड ऑफ हाई स्कूल में आ जाते हैं उसी के साथ ही यहाँ पर अरीना हॉल में हमें एक कैरेक्टर देखने को मिलता है जो कि इन सब को ज्यादा वेट करने के लिए सॉरी करता है। जिसके साथ ही होस्ट इन सब से कहता है आज के दिन इस मैच में जो चीज तुम सब दाव पर लगाने वाले हो वो चीज तुम्हारा प्राइड है और तुम्हारे प्राइड के लिए ही तुम्हें फाइट करना होगी। जिस चीज पर तुम बिलीव कर सकते हो वो तुम्हारे फिस्ट हैं। फिस्ट का यूज करते हुए तुम लोग इस मैच को जीत सकते हो और गॉड ऑफ हाई स्कूल का टाइटल अपने नाम कर सकते हो। और जैसे ही तुम्हें ये टाइटल मिल जाएगा उसके बाद अगर तुम कोई भी विश मांगोगे तो तुम्हारी वो विश ग्रांट कर दी जाएगी, चाहे फिर तुम्हें किसी गॉड की पावर ही क्यों न चाहिए हो, हम लोग तुम्हें वो भी देने को तैयार हैं। और इसी के साथ ही होस्ट ऑफिशियली गॉड ऑफ हाई स्कूल के सियोल प्रीलिमिनरी राउंड को स्टार्ट कर देता है जिसके लिए सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और यहाँ पर ऑडियंस की गैदरिंग भी काफी ज्यादा अमेजिंग होती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं जिन मोरी और उसकी टीम के दोनों मेंबर्स को। जिसके साथ ही मीरा यू जिन मोरी से कहती है इस मैच के बाद अगर तो तुम मेरी ग्लासेस के लिए मुझे पे कर दो तो तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा। जिस पर हान दाइवी उससे कहता है तुम अपना बिल उस थीफ को ही क्यों नहीं सेंड कर देती जिसने के वो पर्स चुराया था। मगर उसी के साथ ही मीरा यू ने बताती है कि आज के दिन इतनी बड़ी सेरेमनी हो रही है मगर मैं इसमें से काफी ज्यादा चीजें तो क्लियरली देख ही नहीं पा रही। जिसके
जिसके साथ ही चिनमुरी उड़ते ही इन दोनों को अपनी हेल्प करने के लिए थैंक्स करता है और उसी के साथ ही इनसे कहता है मेरा नाम जिनमुरी है, जिस पर हान दाइवी उसे अपना नाम बताता है और ये दोनों फ्रेंडशिप का फिस्ट शेयर करते हैं, जिसके साथ ही मीरा यू अपना नाम बताती है और इन दोनों से कहती है मेरा नाम यू मीरा है। तो ऑफिशियली मीरा का नाम सीरीज में मीरा यू है, आप लोग इसे यू मीरा या फिर मीरा यू कुछ भी कह सकते हो। मगर जैसे ये तीनों एक दूसरे से अपने नेम शेयर करते हैं, उसी के साथ ही यहाँ पर अरीना के एक और मेंबर आता है और आते ही इन सब से कहता है तुम सब लोग अरीना में आने के लिए तैयार हो जाओ, जिसके साथ ही हमें दोबारा से होस्ट ये बताता है कि आज के दिन जो टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है उसमें ऑल स्टाइल मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट्स होने, चाहे फिर आप लोग कितनी देर ही इस मैच में फाइट करते हो या फिर किसी वेपन को यूज करते हो, आपके लिए सब लिमिटेशंस अलाउड हैं। मगर आपको मैच जीतने के लिए सिर्फ एक ही काम करना होगा और वो है अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करना या फिर अपने ओपोनेंट से सरेंडर करवाना। जिसके साथ ही होस्ट सारे वॉरियर्स को अरीना में आने के लिए वेलकम करता है और इसी के साथ ही काफी ज्यादा वॉरियर्स, काफी ज्यादा डिफरेंट रीजनल लोग हमें देखने को मिलते हैं जो सब अरीना की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जिनमें आल्सो हान दाइवेई, मीरा यू और जिनमुरी जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, वो सब लोग भी मौजूद होते हैं। और यहाँ पर जिनमुरी को अरीना में आने से पहले ही भूख लग चुकी होती है और जैसे ही ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो उसी के साथ ही इन सबको ब्रेसलेट्स वियर करने को मिलते हैं, जिसके साथ ही होस्ट इन सबको बताता है कि हम लोग तुम सबके वाइटल सिग्नल्स को इन ब्रेसलेट्स के थ्रू मॉनिटर करने वाले हैं। और जैसे ही हमें ये पता चल जाएगा कि कोई भी फाइटर ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में जा चुका है तो हम लोग उसे उसी वक्त फर्स्ट एड दे देंगे, जिसकी वजह से तुम में से किसी को भी होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग यहाँ पर ऑल आउट फाइट भी कर सकते हो, क्योंकि जो भी इस राउंड को अच्छे से विन करेगा वो ही इस टूर्नामेंट को विन कर पाएगा और उसकी कोई भी विश ग्रांट कर दी जाएगी। जिसके साथ ही होस्ट इन सब से कहता है इस टूर्नामेंट में जितने भी फाइटर्स अरीना हॉल में मौजूद हैं, तुम सबको एक दूसरे के साथ ही फाइट करना होगी, क्योंकि ये राउंड बैटल रॉयल राउंड है। और जैसे ही होस्ट इन सबको ये बताता है तो उसी के साथ ही काफी ज्यादा लोग एक दूसरे के साथ पर्सनल मैटर्स को शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके साथ जैसे ही फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसके साथ ही हमें यहाँ पर फाइटिंग के काफी ज्यादा विजुअली स्टनिंग व्यूज देखने को मिलते हैं। और आल्सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ये बताता चलूं कि इस सीरीज को आप लोग ऑफिशियली क्रंची रोल पर देख सकते हो। इस सीरीज के क्रिएटर स्टूडियो का नाम मैपा स्टूडियोज है और मैपा स्टूडियोज की क्रिएशन के अंदर अटैक ऑन टाइटन, जुजुत्सु काइसन और चेनसॉ मैन जैसी ऑफिशियल सीरीज आती हैं, जिसका मतलब यह है कि इसकी एनिमेशन आप सबको टॉप क्लास की मिलने वाली है। और एनिमेशन के साथ अगर इस सीरीज की स्टोरी को ऐड कर दिया जाए तो ये एनिमी आपकी टॉप फेवरेट एनिमीज में से होने वाली है और इसे कंप्लीट करने के बाद ये एनिमी खुद ही आपकी टॉप फेवरेट एनिमीज में अपनी जगह बना लेगी। तो जैसे ही यहाँ पर इन सब के दौरान फाइट चल रही होती है, उसी के साथ ही फाइनली हमें देखने को मिलती है हान दाइवेई की फाइटिंग सीन्स, जो कि फाइट के लिए अपने पंच का यूज कर रहा होता है। जिसके साथ हम देखते हैं यू मीरा को, जो कि फाइट के लिए अपनी स्वॉर्ड का यूज कर रही होती है। और हान दाइवेई और मीरा यू इन दोनों की पावर काफी ज्यादा स्टनिंग होती है। जिसके बाद बारी आती है जिनमुरी की, जिस पर काफी ज्यादा लोग एक साथ अटैक कर रहे होते हैं, मगर जिनमुरी इन सबको बहुत ही आसानी से ड्रॉप करता जा रहा होता है। और इसी के साथ ही यहाँ पर मौजूद हाई लेवल के कमिश्नर्स, जो कि आल्सो इस अरीना को लीड कर रहे हैं, उनमें से एक कमिश्नर ये कहता है कि मैंने ऐसा सुना है कि आज के अरीना में मौजूद फाइटर्स में एक ऐसा फाइटर भी मौजूद है जिसने हमारे हाई लेवल के कमिश्नर को अच्छा खासा बीट डाउन दिया था। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जिनमुरी को, जो कि कमिश्नर्स की तरफ देखते ही कहता है तो जैसे ही मैं यहाँ पर मौजूद सब लोगों को बीट कर लेता हूँ और उसके बाद गॉड ऑफ हाई स्कूल का टाइटल जीत लेता हूँ, तो उसके बाद मुझे दोबारा से तुम्हारे कमिश्नर के साथ फाइट करने का चांस मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमें ऑफिशियली जिनमुरी के इस एग्जाम को ज्वाइन करने की रीजन भी पता चल जाती है कि जिनमुरी ने इस मैच को इसीलिए ज्वाइन किया है ताकि जिनमुरी यहाँ पर मौजूद हाई लेवल कमिश्नर्स में से एक के साथ दोबारा से फाइट कर सके। जिसके साथ ही कमिश्नर्स यहाँ पर एक और कैरेक्टर को आने की इजाजत दे देते हैं, जो कि आल्सो एक बैड पर्सन भी होता है। और जैसे ही ये कैरेक्टर यहाँ पर आता है तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर मौजूद फाइटर्स को बीट डाउन करना स्टार्ट कर देता है और ये अपने ओपोनेंट्स को काफी ज्यादा रूथलेसली नॉक कर रहा होता है, जिसे देखते ही सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मगर उसी के साथ ही मीरा यू इस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है और मीरा यू इसकी पावर से जरा भी नहीं डर रही होती। बट उसी के साथ ही ये कैरेक्टर मीरा यू की अटैक्स को डॉज करते ही उसका वेपन उससे ले लेता है, जिस पर मीरा यू इस पर एक फिजिकल अटैक करती है। मगर फिजिकल अटैक का इस कैरेक्टर पर कोई भी डैमेज नहीं होता और उसी के साथ ही ये कैरेक्टर मीरा यू के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिस पर मीरा यू थोड़ी सी एम्बेरस हो जाती है। मगर जैसे ही इसे ये लग रहा होता है कि इसने मीरा यू को एम्बेरस कर दिया है, उसी के साथ ही जिनमुरी इस कैरेक्टर की पैंट्स भी उतार देता है
जो कि इस सीरीज के एपिसोड 1 का सबसे ज्यादा अमेजिंग सीन था। और जैसे ही जिनमुरी इसकी पैंट्स उतारता है तो उसी के साथ ही इससे कहता है, क्या तुम्हें क्यूट चीजें काफी ज्यादा अच्छी लगती हैं? मगर मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ कि अगर तो तुमने बॉक्सर्स वाली निक्कर पहनी होती तो तुम और भी ज्यादा अमेजिंग लग सकते थे। जिस पर ये कैरेक्टर भी काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाता है और उसी के साथ ही जिनमुरी के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। मगर जैसे ही ये कैरेक्टर जिनमुरी पर एक कंफर्म अटैक करता है तो सारी ऑडियंस को सिर्फ यही नजर आता है कि इस कैरेक्टर ने जिनमुरी को नॉक किया है। मगर उसी सेकंड में जिनमुरी ने इसके अटैक को काउंटर भी कर लिया होता है, जिसको कि सिर्फ यहाँ पर मौजूद कुछ फाइटर्स ही देख पाते हैं। जिसके साथ ही ये विलन जिनमुरी से कहता है, आखिरकार तुम कौन हो? तुम मेरे अटैक की स्पीड को काउंटर कैसे कर पाए हो? मगर उसी के साथ ही जिनमुरी उससे कहता है, तुम काफी ज्यादा अमेजिंग फाइटर हो और अगर तो तुम ऑल आउट फाइट करने वाले हो तो फिर मैं तुम्हें एक कंपनी दे सकता हूँ। जिसके साथ ही इन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है वाले हैं, जिसमें हर तरह का मार्शल आर्ट्स हमें देखने को मिलेगा, जिसमें किसी तरह के स्कूल को भी पार्टिसिपेट करने की इजाजत है। उसी के साथ ही इन मैचेस के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है, चाहे फिर आप लोग कितनी देर ही इस मैच में फाइट करते हो या फिर किसी वेपन को यूज करते हो, आपके लिए सब लिमिटेशंस अलाउड हैं। और उसी के साथ ही हम देखते हैं एक और व्यू को, जहाँ पर एक इन्वेस्टिगेटर बैठा ये कहता है कि क्या हमारे वर्ल्ड में किंग कॉन्ग एग्जिस्ट करता है और मुझे उसके बारे में पता नहीं है, या फिर ये किसी इंसान का काम है। मगर कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। जिसके साथ ही उसे एक और कैरेक्टर बताता है, ये चारयुग का काम हो सकता है। मगर उसी के साथ ही यहाँ पर रेड सिग्नल स्टार्ट हो जाता है, जिसके साथ ही यहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी अपने प्रेसिडेंट को यहाँ से इवैक्यूएट होने का कहते हैं। मगर उसी के साथ ही हम देखते हैं यहाँ पर एक कैरेक्टर एंटर हो जाता है, जो कि सारे कमिश्नर गॉड ऑफ हाई स्कूल के हाई फिगर्स होते हैं। और ये कमिश्नर उन सब में भी सबसे ज्यादा हाई मिस्टर पार्क म्यूचिन होता है। जिसके साथ जैसे ही अपना नेम कंफर्म करता है तो उसी के साथ ही हमारा व्यू यहाँ से चेंज हो जाता है और इसी के साथ ही हम आते हैं अरीना हॉल पर, जहाँ पर सारे फाइटर्स फाइट करने के बाद ब्रेक कर रहे होते हैं। और यहीं पर जिनमुरी को ट्रीटमेंट मिल रहा होता है, जिसे देखकर दाइवी काफी ज्यादा परेशान होता है, जिसके पीछे की रीजन जिनमुरी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हो सकती है। जिसके साथ ही हम दोबारा से देखते हैं कमिश्नर्स को, जिनके नाम तो काफी ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं, मगर मैं इन सबको इनके हेयर कलर से बुलाने वाला हूँ। जिसके साथ ही ग्रीन अपनी कोलीग से ये पूछता है, क्या मिस्टर पार्क अभी तक वापस नहीं आए? जिस पर ब्लू से बताती है, मुझे उन्होंने कॉल कर ये बता दिया था कि वो अपना बिजनेस कंप्लीट करने के बाद ही वापस आएंगे और अगले टूर्नामेंट के राउंड के स्टार्ट होने से पहले वो वापस आ जाएंगे। मगर उसी के साथ ही ग्रीन उसे बताता है कि इस टूर्नामेंट के जो भी रिजल्ट निकलने वाले हैं, मैं उन सब को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जिसके साथ ही हम दोबारा से देखते हैं यू मीरा को, जो कि अरीना से बाहर शायद अपने घर जा रही होती है। मगर वहीं पर जिनमुरी उसे काफी ज्यादा परेशान कर रहा होता है, जिसकी वजह से यूमिरा उसके पीछे आने की रीजन पूछता है। जिस पर जिनमुरी उसे बताता है कि हम दोनों का घर एक ही रास्ते पर है, जिसकी वजह से इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। मगर उसी के साथ ही यूमिरा उसे अपनी तरफ स्टेयर करने से मना करने लगती है। जिसके साथ ही जिनमुरी उसे बताता है, मैं सिर्फ इस बात से काफी ज्यादा परेशान हूँ कि तुमने लास्ट के राउंड में मेरी क्या हालत की थी। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जिनमुरी और इस विलन की फाइट को यूमिरा ने रोक दिया होता है। जिसके साथ ही जिनमुरी कहता है, मैं सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कहीं तुम कोई गोरिल्ला तो नहीं हो जो कि इंसान के रूप में यहाँ पर घूम रही है। जिस पर यूमिरा दोबारा से उसकी काफी ज्यादा धुलाई करती है। और उसी के साथ ही दाइवई जो कि उन दोनों के पीछे होता है, उससे भी अपने पीछे आने की रीजन पूछती है। जिस पर दाइवई उसे बताता है, मेरे घर का रूट भी यही है और मैं भी यहीं से गुजर कर ही अपने घर जाता हूँ। जिस पर यूमिरा काफी ज्यादा एम्बेरस होकर वहाँ से चल पड़ती है। मगर उसी के साथ ही दाइवी के माइंड में ये आने लगता है कि जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अरीना हॉल को अरेंज कर रहे सारे लोग हमें हील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसका यूज करते हुए मैं भी इससे कोई फायदा ले सकता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको दाइवी के इस टूर्नामेंट को ज्वाइन करने की रीजन भी बता देता हूँ। दाइवी के इस टूर्नामेंट को ज्वाइन करने की रीजन उसके एक इंश्योर फ्रेंड को हील करना है और दाइवी इस टूर्नामेंट को जीतकर अपने इंश्योर फ्रेंड की इंजरी को वापस हील करवाना चाहता है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं जिनमुरी इन दोनों से रास्ते में पूछता है कि तुम दोनों ने गॉड ऑफ हाई स्कूल के एग्जाम को क्यों ज्वाइन किया है। जिसके साथ ही मेरा यू जिनमुरी से कहती है कि ये पूछने की रीजन क्या है। जिस पर जिनमुरी से बताता है, मैंने इस टूर्नामेंट को इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि मैं हर तरह के मार्शल आर्ट्स यूजर्स से फाइट करना चाहता हूँ। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जिनमुरी के एक सीन को जहाँ पर उसे येलो कमिश्नर ने नॉकडाउन कर दिया होता है, जिसकी वजह से ही जिनमुरी यहाँ पर आया होता है ताकि वो इन कमिश्नर्स के साथ फाइट करने के बाद और ज्यादा पावरफुल बन सके। जिसके साथ ही जिनमुरी दाइवी से उसकी रीजन पूछता है, जिस पर हम दाइवी के वियन के सीन को देखते
देखते हैं जहाँ पर ग्रीन ने दाइवी को यहाँ पर आने के लिए इनवाइट किया था और दाइवी ने अपने इंश्योर फ्रेंड के लिए इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया था। मगर दाइवी यहाँ पर जिनमुरी को सिर्फ यही बताता है कि मुझे मनी की जरूरत है जिसकी वजह से मैंने इसे ज्वाइन किया है। जिसके साथ ही ये लोग मीरा से उसकी रीजन पूछते हैं, जिस पर हम लोग देखते हैं व्हाइट कमिश्नर ने मीरा को यहाँ पर आने के लिए इनवाइट किया था। जिसके साथ ही मीरा इन्हें बताती है मैं अपनी फैमिली की स्वाट डोजो को दोबारा से रिवाइव करना चाहती हूँ। जो सुनते ही जिनमुरी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, मगर उसी के साथ ही उससे कहता है अगर तो तुम इतनी ज्यादा अमेजिंग हो तो फिर तुम लोगों को अपनी स्वाट क्यों लेने देती हो। जिस पर मीरा उससे कहती है ये सिर्फ मेरे से इसलिए हुआ था क्योंकि मेरे पास मेरे ग्लासेस मौजूद नहीं थे। मगर उसी के साथ ही जिनमुरी उससे कहता है मगर तुम्हारी स्वाट काफी ज्यादा अमेजिंग है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिनमुरी ने दोबारा से मीरा यू की स्वाट को स्नैच कर लिया होता है, जिस पर मीरा यू उसे बहुत अच्छा ब्लो देती है। मगर उसी की वजह से ये स्वाट नीचे पानी में गिर जाती है, जिस पर जिनमुरी उसे सॉरी भी करता है और उससे कहता है कि मैं इस स्वाट को जाकर लेकर आता हूँ। मगर मीरा यू जिनमुरी को स्लैप कर देती है और उसी के साथ ही उसे यहाँ से जाने का कहती है और खुद पानी में जाकर उस स्वाट को सर्च करना स्टार्ट कर देती है। मगर जैसे ही यहाँ पर आकर इस स्वाट को सर्च कर रही होती है, उसी के साथ ही मीरा के माइंड में उसके फादर की बात आने लगती है, जिन्होंने मीरा से ये कहा था हमारी मूनलाइट स्वाट स्टाइल को कभी भी खत्म मत होने देना। और उसी के साथ ही साथ मीरा के फादर ने ये स्वाट उसे दी थी, जिसके बाद से लेकर अभी तक मीरा यू सिर्फ मार्शल आर्ट स्वाट्स को ही प्रैक्टिस करती आई है। जहाँ पर मीरा की एज की बाकी सारी गर्ल्स अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय कर रही थीं, वहीं पर मीरा यू स्वाट्स मार्शल आर्ट स्टाइल को प्रैक्टिस कर रही थी ताकि मीरा यू एक स्ट्रॉन्ग सक्सेसर को ढूंढ पाए। जिसके साथ ही मीरा कहती है एक सक्सेसर को ढूंढना ही मेरी ओनली विश है और मैं उसे पूरा कर रहूंगी। मगर उसी के साथ ही जिनमुरी मीरा यू के लिए फ्लैश लाइट ले आता है और मीरा से कहता है तुम्हें स्वाट को ढूंढने के लिए मेरी हेल्प हर हाल में लेना पड़ेगी। जिसके साथ ही ये दोनों एक साथ मिलकर मीरा यू की स्वाट को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और उसी के साथ ही मीरा यू जिनमुरी को स्लैप करने के लिए उससे सॉरी करती है और उसी के साथ ही उसे बताती है ये मेरे लेट फादर का दिया हुआ मुझे लास्ट गिफ्ट है, जिसकी वजह से मैं इसे नहीं खो सकती। जिसके साथ ही जिनमुरी उससे कहता है अगर तो ऐसी बात है तो फिर हमें हर हाल में इस स्वाट को ढूंढना होगा। और उसी के साथ ही यहाँ पर दाइवी भी आ जाता है, जो कि आल्सो अपने साथ बड़ी फ्लैश लाइट को लेकर आया होता है और इसके बाद डेफिनेटली ये तीनों मिलकर इस स्वाट को ढूंढ लेते हैं। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट डे पर देखते हैं दोबारा से सारी ऑडियंस अरीना हॉल में आना स्टार्ट हो जाती है और अभी के लिए गॉड ऑफ हाई स्कूल के सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाते हैं। जिसके साथ ही होस्ट इन सब को यहाँ पर आने के लिए वेलकम करता है और उसी के साथ ही इन सब को बताता है आज के दिन मैचेस में जो इंसान भी इन मैचेस को विन करेगा उसे नेशनल गॉड ऑफ हाई स्कूल टूर्नामेंट में एंटर होने की इजाजत मिल जाएगी, जिसमें के वर्ल्ड के टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स मौजूद होने वाले हैं जो कि डिफरेंट सिटीज से यहाँ पर आएंगे और जो भी उनमें से विक्ट्री हासिल करेगा और सबसे पहली पोजीशन को हासिल करेगा उसकी कोई भी विश ग्रांट कर दी जाएगी। तो अभी के लिए हम लोग अपने फाइटर्स को अनाउंस करने वाले हैं जो कि आज के दिन मैच में हिस्सा लेंगे, जिनमें से सबसे पहले प्रैक्टिशनर ऑफ टाइची गो गेम डू होता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं ब्रेक रूम को, जहां पर सारे फाइटर्स मौजूद होते हैं और अपने अपने मैचेस का वेट कर रहे होते हैं। मगर वहीं पर जिनमुरी यहाँ पर बहुत ज्यादा इजी होकर रिलैक्स कर रहा होता है। जिसके साथ ही कल की फाइट वाला विलन आते ही उससे कहता है आज के दिन मैं तुम्हें बीट करने वाला हूँ। मगर जिनमुरी गहरी नींद में होने की वजह से उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, जिस पर वो गुस्सा हो जाता है। मगर उसी के साथ ही प्रैक्टिशनर ऑफ टाइची उससे कहता है तुम्हें इसे यहीं पर छोड़ देना चाहिए। जिसके साथ ही विलेन टाइची से कहता है तुम मुझे ये कहने वाले कौन होते हो। मगर उसी के साथ ही टाइची जैसे ही उसकी बात का जवाब देने लगता है तो उसी के साथ ही विलेन उस पर अटैक कर देता है। मगर टाइची उसके अटैक को डॉज तो कर लेता है, जो कि टाइची जिनमुरी की वजह से करता है। मगर फिर भी टाइची की बॉडी पर इंटरनल डैमेज हो चुका होता है, जिसकी वजह से उसके नोज से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। जिसके साथ ही जिनमुरी टाइची से कहता है तुम्हें हर वक्त अपना ख्याल रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मौजूद लोगों में से किसी का भी कोई भी भरोसा नहीं। जिसके साथ ही होस्ट इन सब की अटेंशन मांगता है और उसी के साथ ही इन सब से कहता है क्या तुम सब लोग रेडी हो। और उसी के साथ ही हम देखते हैं आज का फर्स्ट मैच यू मीरा और हान डाइचुल के दरमियान हो रहा होता है, जहाँ पर यू मीरा अपने ओपोनेंट को बहुत ही आसानी से हरा लेती है। जिसके बाद सेकंड मैच जिनमुरी वर्सेस बीस्ट के दरमियान हो रहा होता है और जिनमुरी भी अपने ओपोनेंट को बहुत इजीली नॉकआउट कर देता है। और जिनमुरी के मैच को देखते ही विलेन कहता है ये लास्ट के मैच से डिफरेंट मूव्स को यूज कर रहा
रहा है, मगर ये बात तो कंफर्म है कि ये लड़का टाइक्वांडो के 7 पंचेस को यूज करता है। तो टाइक्वांडो एक मार्शल आर्ट की ही टेक्निक है जिसकी प्रैक्टिस भी डिफरेंट होती है। जिसके बाद थर्ड मैच माह मिसियोन और वू जियोनजिंग के दरमियान होता है, जहाँ पर मिसियोन बहुत ही आसानी से अपने ओपोनेंट को हरा लेती है। जिसके बाद थर्ड मैच सियोंग चुल और सांगमिन के दरमियान होता है, जहाँ पर सियोंग चुल अपने ओपोनेंट को बहुत ही आसानी से हरा लेता है। और यहाँ पर हर मैच के साथ हमें डिफरेंट मार्शल आर्ट्स भी देखने को मिल रहा होता है। जिसके बाद नेक्स्ट मैच यस मैन और हान दाइवी के दरमियान होता है, जहाँ पर हान दाइवी बहुत ही आसानी से अपने ओपोनेंट को हरा लेता है। जिस मैच को देखते ही जिन मोरी कहता है मैं यूमिरा और हान दाइवी के साथ भी फाइट करना चाहता हूँ, मगर उसी के साथ ही जिन मोरी कहता है मुझे अपनी फाइट के दौरान तो ये बात याद ही नहीं थी कि स्लीपर कहाँ पर है, और स्लीपर वही कैरेक्टर है जिसे कि मैं विलन कहता आ रहा हूँ। जिसके साथ ही जिनमोरी कहता है मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले उसकी फाइट गेमडू के साथ होने वाली है, और अगर तो वो मुझे मिलता है तो हम दोनों एक दूसरे के सामने सेमीफाइनल्स में ही आएंगे। जिसके साथ ही गेमडू यहाँ पर आ जाता है और आते ही जिनमोरी को अपनी रिस्पेक्ट पे करते ही कहता है तुमने आज जो भी मेरे लिए किया है मैं उसे काफी ज्यादा अप्रिशिएट तो करता हूँ, मगर उसी के साथ ही जिनमोरी उससे कहता है तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसके साथ ही गेमडू उससे कहता है मैंने अपने ओपोनेंट को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था, और अगर तो तुम वहाँ पर मौजूद ना होते तो मुझे इस बात का भी नहीं था पता कि आज के दिन मेरे साथ क्या हो जाता, जिसकी वजह से तुम्हें मेरे थैंक्स को एक्सेप्ट करना होगा। और इसी के साथ ही हमें बैक पर आवाज आती है। ग्रुप बी का मैच 8 गेमडू और मेंसियोक के दरमियान हो रहा है, जिसके साथ ही गेमडू अपने मैच के लिए निकल पड़ता है, और उसी के साथ ही जिनमोरी से जाने से पहले विश भी करता है और उससे कहता है तुम्हें मैच में भी अपना ख्याल रखना होगा क्योंकि तुम्हारा ओपोनेंट काफी पावरफुल है। जिसके साथ ही गेमडू और स्लीपर फाइनली एक दूसरे के सामने फाइट के लिए आ जाते हैं, और इसी के साथ ही होस्ट इन दोनों को बताता है अगर तो तुम लोग रिंग को लीव करते हो, अपने ओपोनेंट को नॉक कर देते हो या फिर उसे सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देते हो तो तुम लोग ये मैच जीत जाओगे, और अगर तुम्हारा ओपोनेंट रिंग को लीव करने के बाद 20 सेकंड्स में वापस आ जाता है तो फिर वो मैच से बाहर नहीं होगा, तुम्हें उसे दोबारा से रिंग से बाहर 20 सेकंड्स के लिए फेंकना होगा। इसी के साथ ही हम आते हैं जिनमोरी और इसकी टीम के व्यू पर, जो कि सब लोग इस मैच को आल्सो देख रहे होते हैं। जिसके साथ ही दाइवी कहता है हमारी बैटल में हो रही जितनी भी वाउंड्स हैं उन सब को ये लोग नैनो मशीन्स का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से रिपेयर कर लेते हैं। जिसके साथ ही हम आते हैं गेमडू और स्लीपर के व्यू पर, जहाँ पर गेमडू स्लीपर से कहता है तुम्हें मेरे साथ फाइट करते हुए अपनी सारी पावर को यूज करना होगा, क्योंकि अगर तो तुम ऐसा नहीं करते तो तुम इस फाइट को काफी ज्यादा रेग्रेट भी करने वाले हो। जिसके साथ ही होस्ट इन दोनों के इस मैच को स्टार्ट करवा देता है, और जैसे ही इन दोनों का मैच स्टार्ट होता है तो उसी के साथ ही गेमडू अपने टाइची स्टाइल का यूज करने लगता है और रैबिट स्टेप ड्रैगन स्ट्राइक का यूज करता है, जो कि स्लीपर के लिए काफी अच्छा ब्लो होता है। जिसके साथ ही गेमडू अपने ड्रैगन हॉर्न डिवाइन वेट का यूज करता है, जो कि फ्लेमिंग 10,000 हॉर्स स्ट्राइक होती है, और इसी के साथ ही गेमडू स्लीपर को काफी ज्यादा बीट करता है, जिसे देखते ही जिनमोरी भी काफी ज्यादा मिस होता है, और इसी की वजह से ही स्लीपर रिंग से बाहर गिर जाता है। जिसके साथ ही होस्ट काउंटडाउन करना स्टार्ट कर देता है, मगर 20 सेकंड्स कंप्लीट होने से पहले ही स्लीपर वापस रिंग में आ जाता है। जिसके साथ ही गेमडू दोबारा से स्लीपर पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, मगर अभी के लिए स्लीपर भी बैकफाइट करने लगता है, और उसी के साथ ही अपने एक आर्म को बाहर निकाल लेता है, और उसी के साथ ही गेमडू से कहता है तुम काफी ज्यादा मिसिंग फाइटर हो, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ अपने किक्स का यूज करते हुए तुम्हें बीट नहीं कर सकता। जिसके साथ जैसे ही गेमडू दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो अभी के लिए स्लीपर के अटैक्स गेमडू को सप्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसी के साथ ही कुछ ही मूव्स के बाद स्लीपर बहुत ही बुरे तरीके से गेमडू को नॉकआउट कर देता है, मगर गेमडू के नॉक होने के बाद भी स्लीपर उस पर अटैक करना नहीं छोड़ता और दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए उसे उठा लेता है, और उसी के साथ ही अपने ओपोनेंट की नॉकआउट सिचुएशन में ही उस पर दोबारा से अटैक करने लगता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं गेमडू के व्यू को, जो कि अपने माइंड में काफी ज्यादा पीसफुल होता है, और इसी के साथ ही गेमडू के माइंड में उसके फादर या फिर मास्टर की बात आने लगती है, जिन्होंने उसे बताया था कि अपने माइंड को पीसफुल रखने के बाद ही तुम अपनी सोल की सबसे ज्यादा डीपेस्ट डेप्थ को ओपन कर पाओगे, और वहाँ पर तुम्हें अपनी पावर का सोर्स देखने को मिलेगा। जिसके साथ ही गेमडू कहता है पीसफुल रहना ही टाइची का कोर है, और इसी के साथ जैसे ही स्लीपर दोबारा से उस पर अटैक करता है तो उसे डॉज करते ही गेमडू उस पर बैक अटैक करता है, जो कि टाइची टेक्निक यिन यांग बैलेंस स्ट्राइक होती है, जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा मिसिंग मूव तो होता है।
मगर स्लीपर उससे भी काउंटर कर लेता है और ये अटैक गेमडू पर बैकफायर कर जाता है, जिसकी वजह से गेमडू और ज्यादा इंश्योर हो जाता है। जिसके साथ ही स्लीपर जैसे ही गेमडू के पास आता है तो आते ही उससे कहता है, जब तक तुम ये नहीं कहोगे कि प्लीज मुझे माफ कर दो, तब तक मैं तुम्हें बीट करना नहीं छोड़ूंगा। मगर उसी के साथ ही गेमडू ऐसा कहने से उसे मना कर देता है, जिस पर स्लीपर अभी के लिए अपने ओपोनेंट को बुली करना स्टार्ट कर देता है। मगर जैसे ही गेमडू कुछ देर के लिए उसकी बात नहीं मानता तो यहाँ पर स्लीपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और इवन के यहाँ पर उसकी इंटेंशंस अपने ओपोनेंट को किल करने तक की हो जाती हैं। और उसी के साथ ही हम देखते हैं स्लीपर के वीएन के सीन को, जहाँ पर सी ग्रीन ने उसे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से धोया था, जिस पर स्लीपर ने उससे माफी मांगी थी, जिसकी वजह से ही शायद स्लीपर यहाँ पर मौजूद अपने ओपोनेंट्स को बुली कर रहा होता है। मगर जैसे ही गेमडू ऐसा नहीं कहता तो स्लीपर के एक्शंस काफी ज्यादा क्रेजी हो जाते हैं। मगर अपने ओपोनेंट को काफी ज्यादा देर बुली करने के बाद भी स्लीपर उससे अपनी बात नहीं कहलवा पाता, जिसके साथ ही स्लीपर दोबारा से गेमडू को उठा लेता है और उसी के साथ ही उससे कहता है, सबसे पहले मैं तुम्हारे आर्म्स को तोड़ने वाला हूँ, जिसके बाद मैं तुम्हारी लेग्स को तोड़ दूंगा। और इसी के साथ ही स्लीपर ऐसा ही करता है और गेमडू की एक आर्म को तोड़ देता है, जिसके बाद स्लीपर उसकी सेकंड आर्म को तोड़ देता है। मगर जैसे ही स्लीपर ये सब करते हुए काफी ज्यादा मिस हो रहा होता है और इस सब को एंजॉय कर रहा होता है, उसी के साथ ही जिनमुरी उसे बुलाते ही कहता है, तुम्हारी टाइक्वांडो को मैं काफी ज्यादा हेट करता हूँ। जिसके साथ जैसे ही स्लीपर बैक देखता है तो उसी के साथ ही जिनमुरी उसे बहुत ही पावरफुल ब्लो देता है और इस मैच को डिस्टर्ब कर देता है। और उसी के साथ ही जैसे ही स्लीपर पीछे जाकर गिरता है तो जिनमुरी उससे कहता है, जल्दी से खड़े हो जाओ, अभी के लिए तो मैंने अपने एक रेगुलर अटैक का यूज किया है। जिसके साथ जैसे ही स्लीपर वापस उठकर जिनमुरी पर अटैक करने के लिए आगे आता है तो जिनमुरी उसी फोर्स के साथ उसे वापस रिपेल कर देता है और स्लीपर अरीना से बाहर जाकर गिरता है। मगर उसी के साथ जैसे ही जिनमुरी दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो 4 कमिश्नर्स एक साथ यहाँ पर आकर जिनमुरी को रोक लेते हैं। जिसके साथ ही होस्ट जिनमुरी को ये बताता है, पार्टिसिपेंट नंबर 41 जिनमुरी, किसी और के मैच में इंटरफेयर करना हमारी पॉलिसी और रूल्स की खिलाफ वर्जी है, जिसकी वजह से तुम्हें खामोशी से यहाँ से बैक जाना होगा। मगर उसी के साथ ही जिनमुरी इन सब से कहता है, मगर मैं यहीं पर इस येलो कमिश्नर के साथ फाइट करने वाला हूँ। मगर जैसे ही ये लोग अपनी बात कर रहे होते हैं उसी के साथ ही स्लीपर दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है और इन सब से कहता है, मैं पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। और इसी के साथ ही स्लीपर अपने चेरियो को एक्टिवेट कर लेता है और दोबारा से जिनमुरी पर अटैक करने लगता है, जो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है। मगर जैसे ही ग्रीन कमिश्नर उसे रोकने की कोशिश करता है तो जिनमुरी दोबारा से उसे भी डिस्टर्ब कर देता है और उसी के साथ ही स्लीपर की धुलाई करना स्टार्ट कर देता है और सिर्फ 2 ही किक्स में जिनमुरी उसे नॉक कर देता है। मगर उसी के साथ ही मिस्टर पार्क यहाँ पर आ जाता है और आते ही जिनमुरी को भी सप्रेस कर देता है। और जैसे ही मिस्टर पार्क रिंग में आ जाता है तो आते ही सारी ऑडियंस से कहता है, मेरा नाम पार्क म्यूचिन है, मैं इस टूर्नामेंट का हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हूँ। पार्टिसिपेंट जिनमुरी ने हमारे रूल्स की वायलेशन की है और जैसे ही हम लोग इस पर जिनमुरी की पनिशमेंट को डिसाइड कर लेंगे तो उसके बाद मैं आप सबको उसके बारे में बता दूंगा। तब तक जिनमुरी मैचेस में हिस्सा नहीं ले सकता और टूर्नामेंट इसी तरह से चलता रहेगा। जिसके साथ ही जिनमुरी कमिश्नर्स के साथ चला जाता है। मगर जिनमुरी के वहाँ से जाते हुए यूमिरा उससे कहती है, तुम सच में काफी ज्यादा अमेजिंग और काफी ज्यादा पावरफुल हो। और उसी के साथ ही साथ काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जिनमुरी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को देखकर उसके फैन हो चुके होते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं एक और ऑर्गेनाइजेशन को जहाँ पर काफी ज्यादा लोग एक ही बिल्डिंग में जमा हुए होते हैं और ये लोग किसी तरह की प्रेयर कर रहे होते हैं। मगर उसी के साथ ही इन सब को ये आवाज आती है, गॉड ऑफ हाई स्कूल का टूर्नामेंट अपने सेकंड डे में एंटर हो चुका है। सियोल के सारे पार्टिसिपेंट्स अभी के दिन के बाद सियोल को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। मगर उसी के साथ ही इन सब का लीडर इनसे कहता है, हमें हर हाल में की को ढूंढना होगा ताकि हम लोग अपनी विशेष को कंप्लीट कर सकें और हमें गॉड की विल को साथ लेकर चलना होगा। मेरी दुआ है कि गॉड हमेशा हमारे साथ रहे। जिसके साथ ही हमारा व्यू चेंज होता है और हम लोग आ जाते हैं कमिश्नर्स के व्यू पर। और यहाँ पर कमिश्नर्स स्लीपर और गेमडू के इलाज के लिए आए होते हैं, जहाँ पर ट्रीटमेंट के बाद हमें ये पता चलता है कि गेमडू अभी के लिए कुछ देर के लिए वापस किसी भी मैच में हिस्सा नहीं ले सकता। और वहीं पर अगर बात की जाए स्लीपर की तो स्लीपर इतना ज्यादा डिप्रेशन में जा चुका होता है कि वो भी अभी के बाद किसी मैच में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि जिनमुरी के साथ सिर्फ कुछ ही मूव्स को एक्सचेंज करने के बाद स्लीपर को
भी इस बात की समझ आ चुकी होती है कि जिनमुरी उसकी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है और स्लीपर के साथ फाइट करते हुए तो जिनमुरी ने अपने किसी भी खास मूव का यूज नहीं था किया। जिसके साथ ही हम आते हैं कमिश्नर्स की मीटिंग पर और इसी के साथ ही ग्रीन कमिश्नर कहता है हमारे टूर्नामेंट से 2 लोग ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, जो सब कुछ सिर्फ जिनमुरी की वजह से हुआ है। जिसके साथ ही ब्लू कमिश्नर कहती है जिनमुरी ने हमारी फाइट में इंटरफेयर करने के बाद हमारे रूल्स को काफी ज्यादा डीपली वायोलेट करने की कोशिश की है और मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें इसे टूर्नामेंट से ही डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। जिस पर ये लोग मिस्टर पार्क को डिसीजन करने के लिए कहते हैं और जैसे ही मिस्टर पार्क जिनमुरी की इंफॉर्मेशन चेक कर रहा होता है तो उसी के साथ ही उसे जिनमुरी के ग्रैंडफादर जिन टाइजिन का नाम यहाँ पर देखने को मिलता है, जो देखते ही शायद से मिस्टर पार्क जिनमुरी में थोड़ा सा इंटरेस्टेड भी हो जाता है। जिसके साथ ही हम आते हैं अरीना के व्यू पर, जहाँ पर नेक्स्ट मैच स्टार्ट हो रहा होता है और ये नेक्स्ट मैच यूमिरा वर्सेस माह मिसियोन के दरमियान होने वाला होता है। जिसके साथ जैसे ही ये दोनों अरीना हॉल में आ जाती हैं, तो उसी के साथ ही माह मिसियोन यूमिरा से कहती है तुम मेरे साथ फाइट करते हुए इस वुडन स्वॉर्ड से कोई भी काम नहीं ले सकती, क्योंकि मेरी बॉडी काफी ज्यादा हार्ड है और तुम्हारा ये वेपन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मगर उसी के साथ ही रेफरी इन दोनों की फाइट को स्टार्ट करवा देता है और जैसे ही इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में अपर हैंड माह मिसियोन के पास होता है, जो कि बहुत ही आसानी से यूमिरा को डैमेज करती जा रही होती है। और इसी के साथ ही रेफरी ये अनाउंस करता है और हमें इस बात का पता चलता है कि माह मिसियोन अमेरिका की WWE की वुमेन्स प्रो रेसलिंग चैंपियन है, जो कि अभी तक अनडिफीटेड है। जो सुनते ही यूमिरा भी काफी ज्यादा शॉक होती है। जिसके साथ ही माह मिसियोन उसे बताती है मुझे अमेरिका में मैच के दौरान ही इस बात का पता चला था कि अगर तुम्हें इस टूर्नामेंट को जीत जाती हूँ तो मैं अपनी किसी भी विश को ग्रांट करवा सकती हूँ, जिसकी वजह से मैं अमेरिका से यहाँ पर सिर्फ इस मैच में हिस्सा लेने के लिए आई हूँ और मुझे इस मैच को हर हाल में जीतना है। और इस मैच को जीतने के बाद जो मैं अपनी विश कंप्लीट करवाने वाली हूँ वो मेरी विश ये होने वाली है कि मुझे अपना मेंस हैरम क्रिएट करना है, जो कि यूमिरा को काफी ज्यादा क्रीपी आइडिया लगता है। जिसकी वजह से इन दोनों की फाइट कंटिन्यू होती है और जैसे ही इनकी फाइट रिज्यूम होती है तो उसी के साथ ही यूमिरा यहाँ पर मूनलाइट स्वॉर्ड स्टाइल नंबर 11 का यूज करती है, जो कि विंडमिल टेक्निक होती है। बट माह मिसियोन उसे बहुत ही इजीली डिफेंड कर लेती है और वापस यूमिरा पर अटैक करने लगती है। और अभी के लिए माह मिसियोन यूमिरा पर अटैक करने के लिए अपने फिनिशिंग ब्लो का यूज करती है और इसी के साथ ही उसे तो इस बात का बिलीव हो जाता है कि शायद से माह मिसियोन ने यूमिरा को डिफीट कर लिया है। मगर यूमिरा दोबारा से उठकर खड़ी हो जाती है और यहाँ पर अभी के लिए तो यूमिरा के पास उसका वेपन भी मौजूद नहीं होता। जिसके साथ ही माह मिसियोन उससे कहती है बिना वेपन के तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जिस पर यूमिरा उससे सिर्फ इतना ही कहती है मैं बिना अपनी स्वॉर्ड के भी स्वॉर्ड को विल्ड कर सकती हूँ। जिसके साथ ही जैसे ही इनके दरमियान दोबारा से फाइट स्टार्ट होती है तो यूमिरा सिर्फ अपने हैंड्स को यूज करते हुए माह मिसियोन पर दोबारा से काफी ज्यादा शार्प अटैक करती है, जो कि मूनलाइट स्वॉर्ड स्टाइल नंबर 5 स्वॉर्डलेस अटैक होता है। और ये अटैक्स इतने ज्यादा शार्प होते हैं कि यूमिरा सिर्फ अपने हैंड्स का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से माह मिसियोन को डिफीट कर लेती है, जिसे कि जिनमुरी भी चीयर कर रहा होता है। और इसी के साथ ही मिस्टर पार्क जिनमुरी के पास आते ही उससे कहता है हमने तुम्हारी पनिशमेंट को डिसाइड कर लिया है, अगर तो तुम कमिश्नर ग्रीन के साथ फाइट करते हुए इसे डिफीट कर देते हो तो हम लोग तुम्हें वापस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए अलाउ कर देंगे। मगर उसी के साथ ही जिनमुरी इनसे कहता है अगर तो मुझे किसी के साथ भी फाइट करना पड़ती है तो मैं सबसे पहले तुम्हारे येलो कमिश्नर के साथ फाइट करूंगा, उसके बाद ही मैं किसी और के साथ फाइट करूंगा। मगर उसी के साथ ही ग्रीन कमिश्नर उसे बताता है कि मैं तुम्हें एक बात बताता चलूं, मैं येलो हेयर कमिश्नर से ज्यादा पावरफुल हूँ। जो सुनते ही जिनमुरी उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। मगर जैसे ही जिनमुरी उसके साथ बात कर रहा होता है तो उसी के साथ ही ग्रीन कमिश्नर उसे बहुत अच्छा पंच देता है और ग्रीन कमिश्नर को यही लगता है कि उसने जिनमुरी को इंश्योर कर दिया है। मगर उसके बात करने से पहले ही दोबारा से जिनमुरी उठकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। मगर जैसे ही ये दोनों दोबारा से अपनी बात कंटिन्यू करने लगते हैं उसी के साथ ही मिस्टर पार्क इनसे कहता है हमने तुम्हारे कल के मैच के लिए सब कुछ सेटल कर दिया है और कल का तुम्हारा मैच अरीना हॉल के बीच सारी ऑडियंस के सामने होने वाला है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं यूमिरा और दाइवी दोनों ही अपने घर जा रहे होते हैं और घर जाते हुए यूमिरा दाइवी से जिनमुरी के बारे में पूछती है, जिस पर दाइवी उसे बताता है कमिश्नर्स ने उसे पनिश करने के बारे में बात की थी तो लाजमी वो लोग उसे पनिशमेंट देने के बाद ही उसे घर जाने देंगे। मगर मैं इसी बात की उम्मीद करता हूँ कि कहीं कमिश्नर्स जिनमुरी को डिस्क्वालीफाई ही न कर दें। मगर उसी के साथ ही यूमिरा भी इस बात पर गुस्सा हो जाती है और उसी के साथ ही कहती है जिनमुरी को किसी और की फाइट में हिस्सा ही नहीं था लेना चाहिए। बट जैसे ही ये दोनों यहाँ पर बात कर रहे होते हैं उसी के साथ ही जिनमुरी यूमिरा के पीछे से घोस्ट की तरह अपीयर हो जाता है और आते ही अपने दोनों फ्रेंड से
फ्रूट खाने के बारे में बात करता है, जिस पर ये दोनों ना कर देते हैं। मगर उसी के साथ ही जिनमुरी इन्हें बताता है कि ये फ्रूट मुझे फ्री मिला है, तो अगर तुम लोग इसे खाना चाहो तो लाजमी ले लो। और इसी के साथ ही हमें पता चलता है कि जैसे ही जिनमुरी अरीना से वापस आ रहा था, तो उसी के साथ ही मिस्टर पार्क ने जिनमुरी को ये फ्रूट दिए थे ताकि जिनमुरी कल के दिन के अपने मैच के लिए अच्छे से रिकवर हो पाए। मगर जैसे ही जिनमुरी इन दोनों को इसके बारे में बताता है, तो उसी के साथ ही ये दोनों जिनमुरी से सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि कल के दिन तुम्हें किसके साथ फाइट करनी है। जिसके साथ ही जिनमुरी इनसे कहता है कल के दिन मुझे एक कमिश्नर के साथ फाइट करनी है, जिसके बाद ही मैं मैचेस में वापस आ सकता हूँ। मगर उसी के साथ ही योमिरा उससे पूछती है क्या कमिश्नर्स पावरफुल होते हैं, जिस पर जिनमुरी उसे बताता है कमिश्नर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मगर मैं उनसे बहुत ही आसानी से जीत जाऊंगा। मगर योमिरा यहाँ पर फिर भी जिनमुरी के लिए परेशान हो रही होती है और उसे दोबारा से समझाने की कोशिश करने लगती है, जिस पर जिनमुरी उसे एक सिंपल सी बात बताता है कि मेरे ग्रैंडपा ने मुझे एक बात सिखाई थी और वो बात ये थी कि हमेशा सिर्फ वही करना जो तुम्हारा दिल करे। जो सुनते ही उसके दोनों फ्रेंड्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मगर उसी के साथ ही हम आते हैं मिस्टर पार्क के व्यू पर, जिसके साथ ही ब्लू कमिश्नर मिस्टर पार्क से ये पूछती है आपने ऑलरेडी उन फ्रूट्स को बाहर निकाल लिया है। हालांकि एल्डर बोंगचिम ने भी यही कहा था कि अभी के लिए उनको बाहर निकालने का टाइम नहीं आया, जिसकी वजह से ही हमने उन्हें लॉक कर रखा हुआ था और हमें इस बात का भी नहीं पता कि अगर हम उन्हें बाहर निकाल लेते हैं और कोई आम इंसान उन्हें खा लेता है तो उसके बाद उसके साथ क्या होगा। मगर उसी के साथ ही मिस्टर पार्क उससे कहता है मैंने उसे ये फ्रूट सिर्फ इसलिए दिया है ताकि मुझे इस बात का पता चल जाए कि क्या जिनमुरी किसी चीज के काबिल है भी या नहीं। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जिनमुरी यहाँ पर एक स्पेसिफिक फ्रूट को खा रहा होता है, जो कि दिखने में काफी ज्यादा सिंपल फ्रूट लग रहा होता है। मगर जैसे ही जिनमुरी उसे खाता है तो जिनमुरी इंटरनली काफी ज्यादा इंजोर हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं नेक्स्ट डे को, जहाँ पर दाइवी अपने फ्रेंड के पास आता है, जिस फ्रेंड के लिए ही दाइवी ये सब कुछ कर रहा है और जो फ्रेंड बीमार है। और दाइवी आते ही अपने फ्रेंड से उसके ट्रीटमेंट के बारे में पूछता है, जिस पर उसका फ्रेंड उसे बताता है अभी के बाद मेरा एक न्यू ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला है और मुझे डॉक्टर्स ने ऐसा बताया है कि उस ट्रीटमेंट के बाद मेरी इंजरीज के रिकवर होने की चांसेस ज्यादा हैं, मगर आल्सो उस ट्रीटमेंट के लिए मुझे और भी ज्यादा कॉस्ट चाहिए होगी, जिसकी वजह से मेरी सिस्टर एक और जॉब कर रही है और मुझे इस बात का पता भी चला है कि तुम भी मेरे बिल्स को पे करने के लिए एक और जॉब कर रहे हो। जिसके साथ ही दाइवी का फ्रेंड उसे ज्यादा स्ट्रगल ना करने के लिए प्लीज करने लगता है। मगर उसी के साथ ही दाइवी उससे कहता है मुझे तो किसी बात के बारे में भी नहीं पता कि आखिरकार तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो, तुम्हें मेरे लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है और अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो तुम्हें जल्दी से जल्दी ठीक होना होगा। और उसके अलावा मुझे एक ऐसा न्यू फ्रेंड मिला है जो कि मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा याद दिलवाता है। और यहाँ पर दाइवी अपने फ्रेंड को जिनमुरी के बारे में बता रहा होता है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं दाइवी एक और जगह पर ऑफिस बॉय की जॉब कर रहा होता है, मगर वहीं पर कुछ लोग दाइवी को बुली करने की कोशिश करते हैं, मगर दाइवी उनकी किसी भी बात का कोई भी रिएक्शन नहीं देता और सिंपली अपनी जॉब को डन कर वहाँ से चल पड़ता है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं हान दाइवी और बाइक सियोंगचुल के दरमियान हो रहा होता है, जिसके लिए सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि ये दोनों पार्टिसिपेंट ही काफी ज्यादा पावरफुल हैं। और जैसे ही सियोंगचुल यहाँ पर आता है तो आते ही दाइवी के मार्शल आर्ट्स के बारे में बात करने लगता है और उसी के साथ ही दाइवी को बताता है कि मेरे पास हर तरह की इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि तुम सारे पार्टिसिपेंट किस तरह के मार्शल आर्ट्स को यूज करते हो और तुम लोगों को डिफीट कैसे किया जा सकता है। जिसके साथ ही इन दोनों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और स्टार्टिंग के ब्लो में ही सियोंगचुल दाइवी को काफी ज्यादा हार्ड ब्लो देता है और सियोंगचुल की स्पीड भी काफी ज्यादा अमेजिंग होती है, इवन के दाइवी भी उसे डॉज नहीं कर पाता। जिसके साथ ही सियोंगचुल उसे बताता है नॉलेज और वायोलेंस को एक साथ मास्टर करने के बाद कोई भी इंसान नहीं हार सकता, ये मेरी थ्योरी है और मैं अपनी इस थ्योरी को इस टूर्नामेंट को जीतने के बाद साबित करने वाला हूँ। मगर उसी के साथ ही दाइवी दोबारा से उठकर बिना उससे कोई बात किए उसके साथ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। जिसके साथ ही जैसे ही इन दोनों की फाइट चल रही होती है तो उसी के साथ ही सियोंगचुल से एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, जिसकी वजह से वो गिरने लगता है और वहीं पर दाइवी उस पर अटैक कर रहा होता है, बट दाइवी उसके गिरने की वजह से उस पर अटैक नहीं करता, मगर वहीं पर सियोंगचुल का अटैक उसके हेड को डैमेज कर देता है, जिस पर सियोंगचुल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसके दिल में भी दाइवी के लिए रिस्पेक्ट पैदा हो जाती है। जिसके साथ जैसे ही इन दोनों की फाइट रिज्यूम होती है तो उसी के साथ ही सियोंगचुल दोबारा से अपनी 12 स्पीयर्स अटैक को यूज करता है, जो कि दाइवी को वापस काफी ज्यादा इंश्योर कर देता है। जिसके साथ ही सियोंगचुल उससे बताता है मैंने तुम्हें साइमल्टेनियसली 12 डिफरेंट प्लेसेस पर स्टैब किया है, जिसकी वजह से अगर तो तुम दोबारा उठते हो तो तुम सिर्फ अपने ऑर्गन्स को ही नुकसान पहुंचाओगे। मैं इस मैच को ऑलरेडी जीत चुका हूं। मगर जैसे ही दाइवी अपनी हिम्मत हारने लगता है तो उसी
के साथ ही उसे अपने फ्रेंड की मेमोरीज याद आने लगती हैं, जिसकी वजह से दाइवी दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखते ही सेयोंगचुल उससे कहता है, लास्ट के टाइम मैंने 12 स्पीयर्स का यूज किया था, मगर अभी के लिए तुम्हें नॉक करने के लिए मैं 72 स्पीयर्स का यूज करने वाला हूँ। बट जैसे ही सेयोंगचुल इस अटैक का यूज करने लगता है तो उसी के साथ ही दाइवी अपने मार्शल आर्ट्स की सीक्रेट फॉर्म ऑफ द 4 गार्डियन गार्ड्स फर्स्ट अटैक ब्लैक टॉर्टोइस का यूज करता है, जो अटैक बहुत ही आसानी से सेयोंगचुल के 72 स्पीयर्स को क्रश कर देता है। जिसके साथ ही दाइवी सेकंड अटैक वर्मिलियन बर्ड का यूज करता है, जिसका डैमेज आल्सो काफी अमेजिंग होता है। जिसके साथ ही थर्ड अटैक व्हाइट टाइगर का यूज करते हुए दाइवी सेयोंगचुल को और भी ज्यादा इंजोर कर देता है। और जैसे ही ये दोनों क्लोज कॉम्बैट में थोड़े से मूव्स को शेयर करते हैं तो सेयोंगचुल का स्टेमिना इतना ज्यादा ड्रेन हो चुका होता है कि उसके लिए फाइट करना मुश्किल होता जा रहा होता है। और उसी के साथ जैसे ही दाइवी उस पर काफी ज्यादा पंचिस का यूज कर लेता है तो उसी के साथ ही अपने फोर्थ अटैक का यूज करने लगता है, मगर तब तक सेयोंगचुल ऑलरेडी नॉकआउट हो चुका होता है। और इस मैच में हमें विनर हान दाइवी देखने को मिलता है, जिसे देखते ही सब लोग काफी ज्यादा मिस हो जाते हैं। और इसी के साथ ही होस्ट ये अनाउंस करता है, आज के दिन के रेगुलर मैचेस तो यहीं पर खत्म हो रहे हैं, मगर इसके बाद हमें एक और स्पेशल मैच देखने को मिलने वाला है, जो कि कल के दिन के रूल ब्रेकर पार्टिसिपेंट जिन मूरी और ग्रीन कमिश्नर के दरमियान होगा। मगर उसी के साथ ही हम देखते हैं जिन मूरी को, जो कि जैसे ही सो रहा होता है तो उसी के साथ ही जिन मूरी के ड्रीम्स में काफी ज्यादा अजीब सी पिक्चर्स आ रही होती हैं, जिनके बारे में जिन मूरी को नहीं पता। और इसी के साथ ही हम वापस आते हैं अरीना के व्यू पर, जहाँ पर ग्रीन कमिश्नर रिंग में काफी देर जिन मूरी का वेट करता रहता है, मगर जिन मूरी यहाँ पर नहीं आता, जो देखते ही सब लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और इवन के जिन मूरी के दोनों फ्रेंड्स भी ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं। बट उसी के साथ ही टाइम कंप्लीट होने से कुछ देर पहले ही जिन मूरी यहाँ पर आ जाता है, जिसके यहाँ पर आते ही ग्रीन कमिश्नर उससे कहता है, क्या तुम मेरे से डरते हुए यहाँ पर नहीं थे आ रहे। मगर उसी के साथ ही होस्ट इन दोनों को इस मैच के रूल्स अनाउंस करता है और सबको ये बताता है कि जिन मूरी को इस मैच में एक छोटा सा हैंडीकैप मिलने वाला है, जो कि ये है कि अगर जिन मूरी एक मर्तबा भी ग्रीन कमिश्नर को जमीन के साथ नॉक कर देता है तो जिन मूरी ये मैच जीत जाएगा। जिसके साथ जैसे ही ये मैच स्टार्ट होता है के साथ ही जिन मूरी पलक झपकते ही ग्रीन कमिश्नर के सामने आ जाता है और आते ही उसके ग्लासेस उतार कर ग्रीन कमिश्नर को नॉक कर देता है। और जिन मूरी का एक हल्के से पंच से ही कमिश्नर नीचे जमीन पर टच हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि जिन मूरी ये मैच जीत चुका है, जिसकी वजह से कमिश्नर काफी ज्यादा मौक हो जाता है। मगर जैसे ही ग्रीन कमिश्नर दोबारा से उठते ही जिन मूरी पर अटैक करने लगता है तो जिन मूरी उसे बैक अटैक करता है और जिन मूरी का अटैक दोबारा से कमिश्नर को नॉक कर देता है, जिसकी वजह से कमिश्नर काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाता है और काफी ज्यादा मौक हो जाता है। और उसी के साथ ही अपने चेरियो को एक्टिवेट कर लेता है। तो चेरियोक्स को हम लोग ऐसे बींग्स भी समझ सकते हैं जो कि रीइंकार्नेट होने के बाद आज के टाइम में आते हैं और आज के इंसानों के पार्टनर बन जाते हैं और उन्हें फाइट्स में जीतने के लिए अपनी पावर प्रोवाइड करते हैं। और हर चेरियोक की पावर अपने आप में ही डिफरेंट होती है, हर चेरियोक की कैटेगरी भी डिफरेंट होती है। और गॉड ऑफ हाई स्कूल के अरीना के सारे कमिश्नर्स के चेरियोक्स ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं, जिसका मतलब ये है कि वो लोग किसी वक्त भी किसी भी गॉड की पावर को लीश कर सकते हैं और उसकी पावर को फाइट में यूज करते हुए किसी भी फाइट को जीत सकते हैं। अपने चेरियोक का यूज करते हुए जिन मूरी पर अटैक करने लगता है तो उसी के साथ ही बाकी के सारे कमिश्नर्स उसे रोक लेते हैं, जिसके साथ ही मिस्टर पार्क यहाँ पर आता है और आते ही ग्रीन कमिश्नर से कहता है, अभी से 3 मंथ्स तक तुम्हें कोई भी पे नहीं मिलने वाली और तुम्हें उसकी रीजन पता है। जिसके साथ ही मिस्टर पार्क आते ही जिन मूरी से कहता है, तुम इस मैच को जीत चुके हो। और इसी के साथ ही अपने माइंड में सोचने लगता है, जिन मूरी डेफिनेटली जिन ताइचिन्स का ही टाइगर कब और उसका ग्रैंड चाइल्ड है, जिसकी वजह से हमें किसी सूरत भी इसे अपने हाथों से नहीं गंवाना। मगर जिन मूरी उसकी किसी बात पर भी फोकस किए बिना यहाँ पर इसी होकर सो जाता है, जहाँ पर हमारा एक आर्क तो कंप्लीट होता है। इसके बाद इस सीरीज की मैं टोटल 3 वीडियोस को अपलोड करने वाला हूँ और उन 3 वीडियोस में ही मैं इस सीरीज को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, जिसके टोटल 13 एपिसोड्स हैं। और अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखते आ चुके हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी लाजमी कर देना। और क्या मुझे इस तरह की सीरीज की लॉन्ग वीडियोस को अपलोड करना चाहिए, आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में ये भी सजेस्ट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।